विज्ञान। और आज हम लोग मनोविज्ञान पर चर्चा करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कोई स्क्रीन में दिख रही होगी आपको। सर दिख रहा है। मनोविज्ञान की कुछ चीजों को चर्चा करेंगे और अंत में प्रश्नोत्तरी आपकी है, लगभग 25-30 नंबर की है। भाषा के जो आपके शैक्षिक सिद्धांत हैं, जो अधिगम के सिद्धांत आपके हैं, उसी को लेकर के है। तो चलिए देखिए, शिक्षण वर्तमान जो व्यवस्था, जो शिक्षण व्यवस्था स्कूल में चल रही है, उसमें अधिगम के जो सिद्धांत बनाए गए हैं, चाहे वो सिद्धांत थॉर्नडाइक के हों, चाहे स्किनर के हों, चाहे बंडूरा के हों, चाहे आपके संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे के हों, जो भी सिद्धांत बने हुए हैं, सबका प्रयोग बहुत बखूबी से, बहुत ही मतलब तेजी से जो है शिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। शिक्षण के क्षेत्र में जो बोलबाला चल रहा है, किसका बोलबाला चल रहा है इसमें है? तो बोलबाला इसमें शिक्षण के क्षेत्र में आपका जो है शिक्षण के सिद्धांत का चल रहा है। तो शिक्षण के सिद्धांत आपके दिए गए उसका चल रहा है। चलिए, ये चीज यहाँ पे थी। भटनागर एक करके हैं, ने किन सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया? भटनागर करके एक है, उन्होंने शिक्षण के अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। भटनागर ने भी, बहुत मोटा हो गया, इसको पतला करने पहले, यहाँ पे बढ़ जा रहा है। चलिए, अगला है, गेजे ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपना मत कब प्रस्तुत किया? इसका है आपका 1963। गेजे ने 1963 में जो है अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था शिक्षण अधिगम के बारे में। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक लिहाज ने कितना बताया? शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत हैं, एक रियान मनोवैज्ञानिक ने कहा कि इसकी संख्या 2 होती है, और रियान के अनुसार इसमें एक जियोमेट्रिक और एम्पिरिकल 2 सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। रियान के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत आपके मात्र 2 हैं, एक जियोमेट्रिक और एम्पिरिकल। चलिए, अब आगे आपको जवाब थोड़ा देना है, जो चीज हमने लाल किया है उसको जवाब देना आपको है। तो तैयार हो जाइए आप लोग जवाब देने के लिए। शिक्षण सीखा गया है, क्या माना गया है? कला और विज्ञान। शिक्षण सिद्धांत को जो है कला और विज्ञान माना गया है। अगला बता दीजिए, इस शिक्षण सिद्धांत के लिए बीओ आवश्यक तत्व बताए हैं। तत्व आवश्यक कितने हैं शिक्षण सिद्धांत के लिए स्मिथ के अनुसार? देखिए, यहाँ पे तत्व लिखा गया है, यहाँ पे 4 तत्व यहाँ दिए गए हैं। तो देखता हूँ सही क्या इसमें है। तो 4 स्मिथ के अनुसार जो शिक्षण सिद्धांत के 4 तत्व आपके हैं, देखिए, नंबर 1 इसमें है शिक्षण व्यवहार के लिए चरों के कथन, चरों के पारस्परिक संबंधों का प्रतिपादन, चरों तथा शिक्षण व्यवहार के सहसंबंध, शिक्षण व्यवहार के चरों का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में प्रयोग। तो ये चर जो होते हैं शिक्षण सिद्धांत के, उन्होंने स्मिथ महोदय ने 4 प्रकार के बताए। इसमें 4 प्रकार के चरों के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। शिक्षण का सिद्धांत आदर्श मूलक सिद्धांत है। शिक्षण का सिद्धांत आदर्श मूलक सिद्धांत। ये कथन किसका है, कोई बताएगा? ये कथन किसका है? चलिए, जवाब देख लीजिए इसका। ये कथन है ब्रूनर का। शिक्षण का सिद्धांत आदर्श मूलक सिद्धांत है, एक कथन है ब्रूनर का। और यहाँ देखिए लिखा हुआ, शिक्षण का सिद्धांत बहुत ही तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिसमें एक और शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। ये टेवर्स का कथन है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि अधिगम सिद्धांत, देखिए, शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि अधिगम सिद्धांत, ये सिद्धांत किस लिए है?
बताइए भाई, कोई बता सकता है इसका संबंध किससे है? अधिगम सिद्धांत का संबंध किससे है? जवाब देखिए। सीखने की प्रक्रिया से। देखिए, शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, और जबकि अधिगम सिद्धांत क्या, सीखने की प्रक्रिया से है। एक सिखाने की है, एक सीखने की है। शिक्षण सिद्धांत जो है सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। नहीं, शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, और अधिगम सिद्धांत जो सीखने की प्रक्रिया से संबंधित का है। अगला आपका देखिए यहाँ पे है शिक्षण सिद्धांत आदेशात्मक होता है, जबकि अधिगम सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत क्या होता है, आदेशात्मक होता है, जबकि अधिगम सिद्धांत क्या होता है, विवरण प्रस्तुत करता है कि कौन जैसे आपका अधिगम सिद्धांत में 4-5 सिद्धांत जो दिए गए हैं आपके, थांडाई के हैं, उसमें पावलोव के हैं, स्किनर के हैं, वास्तव में क्या करता है, विवरण प्रस्तुत करता है कि इस तरह सीखना होता है। लेकिन शिक्षण सिद्धांत क्या करता है, सीखने के बारे में आदेशात्मक निर्णय देता है, बच्चों पर आप लागू करिए इसको, बच्चों को इस तरह से पढ़ाइए। ये अंतर है। अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति होती है, अधिगम सिद्धांत प्रकृति कैसी होती है बताइए भाई, मनोवैज्ञानिक। सरल से कठिन। अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। अधिगम सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है क्या करने के लिए, नहीं रहा कभी कभी। अधिगम सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है किस पर प्रयोग करके, जानवरों पर प्रयोग करके किया गया। कोई बिल्ली पर प्रयोग करता है, कोई चिंपैंजी पर प्रयोग करता है, कोई कबूतर पर, कोई चूहे पर, सारे सिद्धांत प्रयोग किए गए ना। थॉर्नडाइक ने किस किस पर प्रयोग किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली और चूहे दोनों पर प्रयोग किए हैं वो, थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली और चूहे दोनों पर प्रयोग किए हैं। लेकिन अधिगम के सिद्धांत उनका प्रयोग तो बिल्ली पर ही है, बाकी चूहे पर प्रयोग दूसरे सिद्धांत को लेकर किया उन्होंने है। किंतु परीक्षा का मालिक पूछता है कि हाँ, चूहे पर स्किनर ने भी किया है। चूहे पर प्रयोग आपके उन्होंने भी किया था, क्या नाम है जो अनुवांशिकता के जनक, जो जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, चूहों की पूंछ काट काट करके चेक करते हैं। चूहों की पूंछ को जो है, नहीं चूहों की पूंछ नहीं, काले और सफेद चूहे प्रयोग उन्होंने किया है। जैसे मटर का प्रयोग तो हैवे करे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल का, लेकिन मटर के प्रयोग के अलावा उन्होंने जो है कि सफेद और काले चूहे प्रयोग उन्होंने किया है। उन्होंने देखा कि क्या अगर दोनों का संकरण कराया जाता है, काले चूहे सफेद चूहों का, तो उनके आगे संतान पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मटर पर प्रयोग उन्होंने देखा, वही प्रयोग उन्होंने चूहों पर भी करके देखा, और दोनों प्रयोग उनका आसान रहा, सफल रहा, और इसीलिए अनुवांशिकता का सिद्धांत के जनक वही माने जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ही माने जाते हैं। शिक्षण सिद्धांतों की रचना की जाती है क्या करने के लिए, मानव पर प्रयोग करके। देखिए, अधिगम सिद्धांत जो है पशुओं पर प्रयोग करके बनाए गए, लेकिन शिक्षण सिद्धांत किस पर प्रयोग करके बनाए गए, मानव पर प्रयोग करके बनाए गए। अधिगम सिद्धांत जो है, जैसे अधिगम का पहला सिद्धांत थॉर्नडाइक का जो है बिल्ली पर प्रयोग था, पावलोव का जो है कुत्ते पर प्रयोग था, स्किनर का प्रयोग जो है कि कबूतर पर था। लेकिन शिक्षण सिद्धांत जो थे, अधिगम सिद्धांत का प्रयोग पशुओं पर किया गया, और शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किस पर करके बनाया गया, मानव पर करके बनाया गया। ये अंतर दोनों में है। शिक्षण की दो विशेषताएं लिखी है, देखो यहाँ लिखा है विशिष्ट होते हैं, ये सांस्कृतिक संरचना पर आधारित होते हैं। शिक्षण सिद्धांत के मुख्य चर हैं, चर कितने चर होते हैं शिक्षण सिद्धांत के, अभी आप ऊपर देखा आपने, शायद 4 चर थे, उस पर देखता हूं इसमें क्या सही किया हुआ है। चलिए, चर इसके 2 ही है। चर इसके जो है शिक्षण सिद्धांत के मुख्य चर है शिक्षक और छात्र। लेकिन तीसरा चर लाने वाले जॉन डेवी थे। पाठ्यक्रम को नहीं वो 3D प्रक्रिया लाए थे, त्रिध्रुवी प्रक्रिया, चर को लेकर के अलग होने लगे, शिक्षक और छात्र ही जो है, और पाठ्यक्रम भी चर इसमें होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल चर यहाँ नहीं दिया पाठ्यक्रम को लेकर के।
तो स्मिथ के अनुसार दो ही थे, दो ध्रुव थे, शिक्षक और छात्र, लेकिन बाद में जॉन डेवी आते हैं, उन्होंने इसके 3 ध्रुव बनाए थे शिक्षण प्रक्रिया के, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। चलिए, व्यवहार में परिवर्तन होना समान अर्थ में होता है, बताइए भाई इसका मतलब क्या है? अगर कोई चीज सीखा आपने और परिवर्तन व्यवहार में आपके हो गया तो क्या होता है? वो अधिगम होता है ना। देखते हैं क्या सही यहाँ पे किया गया है। सही है, होता है या अधिगम होता है? व्यवहार में परिवर्तन जो है सीखना है। व्यवहार के कारण में परिवर्तन होना अधिगम है, व्यवहार के कारण में परिवर्तन होना अधिगम है। ये सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत गिलफोर्ड का है। व्यवहार के कारण में परिवर्तन होना अधिगम है, सिद्धांत आपके गिलफोर्ड का है। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये सिद्धांत किसका है? व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये जो है कथन किसका है? जवाब देख लीजिए आप लोग। ये आपका स्किनर है। पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन किसका है? चलिए इसको भी देख लीजिए, किसने दिया है? काल्विन का कथन है ये, काल्विन का। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बताइए भाई कथन किसका है? नहीं, प्रक्रिया है जैसे, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे विकास होगा, आगे लाइन हमें लग रहा है विकास, जिस तरह से विकास लगातार चलता है वैसे अधिगम भी लगातार आपका जो है चलता रहता है। चलिए ये पेज आपका होगा, अगला पेज। समीक्षात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग में जिस प्रकार मानसिक क्रियाएं, दिशा, व्याख्या, चयन, सृजन, समालोचना होती है, अधिगम कहलाता है। ये लाइन है क्रो एंड क्रो की। अधिगम क्या कहलाता है? समीक्षात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जिस प्रकार मानसिक क्रियाएं, दिशा, व्याख्या, चयन, सृजन, समालोचना होती है, अधिगम कहलाती है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। अगला आपका है अधिगम प्रक्रिया कितने कारक होते हैं? अधिगम प्रक्रिया के कितने कारक होते हैं? बताइए भाई कितने कारक इसमें होते हैं अधिगम प्रक्रिया के? 3 2 या 2 बताइए, एक बताइए इसमें से। मिट भी नहीं रहा, पता नहीं क्या 2 देखिए 8 अधिगम प्रक्रिया के 8 कारक हैं, अधिगम प्रक्रिया के 8 कारक। पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किया है इटार्ट और सेग्यून ने। पिछड़े बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान इटार्ट और सेग्यून ने किया है। अगला देखिए, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस मनोवैज्ञानिक ने दावा किया था कि वह अपनी इच्छानुसार बालक को डॉक्टर, इंजीनियर बना सकता है? कथन किसका है? वाटसन का कथन है ये, वाटसन का कथन, वाटसन का कथन है, बिल्कुल सही जवाब आपका है, वाटसन का है। शिक्षण कार्यों के आधार पर शिक्षण प्रत्यय का विश्लेषण किया जा सकता है, सोरेनसन और हस्क ने कथन का है। सोरेनसन और हंस, क्या नाम है, सोरेनसन और हस्क का कथन है ये। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। भाई जाना चाहिए, कठिन है, थोड़ा सा आसान है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ सीखना विकास क्या है? वुडवर्थ का कथन है। अधिगम का आधार है, अधिगम का आधार बताइए, अधिगम का आधार क्या होता है? हमें लग रहा है कि अधिगम का आधार प्रेरणा होगी, उत्तेजना होगी। भाई जैसे बिल्ली थी, बिल्ली ने उसको खोलना क्यों सीखा? क्योंकि उसके अंतर्गत प्रेरणा या उत्तेजना पैदा उसके अंतर्गत। देखते हैं जवाब क्या इसका है। मिट नहीं रहा है आज, चलिए गलत हो गया।
परिपक्वता। अधिगम का आधार परिपक्वता है। अधिगम का आधार क्या है? परिपक्वता है। इसके पहले प्रश्न एक बार आया था ये। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक। चलिए, ये जवाब सही होना चाहिए। थॉर्नडाइक वाला थॉर्नडाइक है। चलिए ठीक। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं की प्राप्ति करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया, एक कथन किसका है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? जवाब देख लीजिए। कथन है वुडवर्थ का। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। कथन है वुडवर्थ का। अधिगम की क्रिया जीवन पर्यंत रूप से चलती रहती है। ये कथन किसका है? आज मिट नहीं रहा है, लग रहा चौड़ा होने के कारण काम इस पे नहीं कर रहा है। इतना देरी बाद तो मिटाए। अधिगम की क्रिया जीवन प्रयत्न किस रूप में चलती रहती है? इसका जवाब आपका है चेतन और अचेतन रूप से अधिगम प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है। आगे दूसरी महोदय कथन है, अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। एक कथन है, गुथरी महोदय का कथन है ये। अधिगम प्रक्रिया के चरण होते हैं, जवाब 4 चरण होते हैं। हल का सबलीकरण सिद्धांत है। हल का सबलीकरण सिद्धांत है। बताइए, हल ने सिद्धांत कौन सा दिया था? हल का सिद्धांत कौन सा है? पुनर्बलन सिद्धांत हल का है। पुनर्बलन। चलिए, सबलीकरण माने अधिगम में होता है, अधिगम का सिद्धांत है, तो सबलीकरण माने पुनर्बलन ही होता है, बात वही है। तो अधिगम का सिद्धांत है ये। स्किनर का क्रिया अनुकूलन सिद्धांत है, ये भी अधिगम का सिद्धांत होगा तब। ये भी आपका अधिगम का सिद्धांत होगा। समस्या इसको आज है, इस पर काम नहीं कर रहा है। चलिए, तो देर बाद काम कर रहा है। अधिगम का ही सिद्धांत है वो भी। डाइसूज का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर। बिल्कुल जवाब सही आपका, कोहलर ही होगा। जाने देते इसको, हम मिट नहीं रहा है। लग रहा है कि इसका आकार बढ़ने के कारण एक काम नहीं कर पा रहा है इसको बढ़िया। साइज इसकी बढ़ा दिया था हमने, इस वजह से इस पे काम नहीं कर रहा है। चलिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल, क्लासिकल अनुबंधन। जवाब बिल्कुल, क्लासिकल अनुबंधन ही आपका है, पावलोव ही है। क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक बल दिया गया? सर्वाधिक बल किस तत्व पर दिया गया था पावलोव के सिद्धांत पर? सीखने का बल तो सब पर दिया गया। देखिए जवाब इसका पुनरावृत्ति। सबसे अधिक बल इसलिए पुनरावृत्ति को दिया गया था भाई। जितनी बार आप एक काम करेंगे उतना ही तेज आपका वो जो अनुबंधन प्रभावी होगा। थॉर्नडाइक का संबंध था, किस देश के निवासी थॉर्नडाइक थे? किस देश के थे? थॉर्नडाइक का संबंध अमेरिका के थे। बिल्कुल जवाब सही आपका है, अमेरिका के निवासी थे। मनोवैज्ञानिक पावलोव का प्रयोग आधारित था। पावलोव सर कुत्ता पे किए थे। बिल्कुल जवाब सही आपका है, कुत्ते पर ही प्रयोग किए थे।
पालो के 3 सिद्धांत हैं, संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया और अनुकूलित अनुक्रिया। चलिए आगे देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया में प्राकृतिक उद्दीपन है। प्राकृतिक उद्दीपन क्या वहां पे है, जो सिद्धांत दिया था उसमें प्राकृतिक उद्दीपन क्या था? वहां पे भोजन था ना जी जी। भाई, खाने के लिए वहां पे भोजन रखा था उसने। देखते हैं सही क्या कर रहा है। भोजन काम नहीं कर रहा है, इसके बाद क्या समस्या है? चलिए सर, भोजन ये दीजिए। हाँ। थांडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? बताइए, थांडाइक का प्रयोग किस जानवर पर था? बिल्ली सर। सबको पता है, सबको पता है बिल्ली था ये। बिल्ली। एक बार मैं रिफ्रेश मार दूं, हो सकता है कि ज्यादा जाम हो गया हो। जी। चलिए, तो सामान्य तौर पर शिक्षण के सिद्धांत हैं 14। सिद्धांत इसके 6 दिए गए हैं। सामान्य तौर पर शिक्षण के 6 सिद्धांत हैं। कहीं कहीं 14 देता। देखिए, शिक्षण के 6 सिद्धांत दिया भी उसने। सिद्धांत कौन कौन से आपके हैं? क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन में संबद्धता का सिद्धांत, हेतु प्रयोजन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आपके जो है 6 सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं। बालक किसी पाठ्य वस्तु अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकता है जब बालक को कराए जाए बार बार आवृत्ति। खास करके थांडाई का सिद्धांत था ये, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। बार बार आवृत्ति इतना कराएंगे उतना जल्दी बालक जो है हाँ। पुनरावृत्ति का किसका है? पावलोव का है। पुनर्बलन सिद्धांत उसका पुनर्बलन का है। वो भी चीज वही है, जैसे सीखने के सिद्धांत जो दिए थांडाइक ने दिए थे, सीखने के सिद्धांत में उसके है ये अभ्यास का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत उसमें है ये। संपूर्ण पाठ वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए उचित खंडों में। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पाठ कोई अगर आपके पास सामने आ गया, उस पाठ को खंडों खंडों में प्रस्तुत बालक के सामने लाइए, तो बालक जल्दी समझेगा उस चीज को। चलिए, सीखने का नियम का प्रतिपादन किया था, जान ही रहे, कोई समस्या नहीं, थांडाइक ने किया था। तो इसके लिए थांडाइक के सिद्धांत में संबंध पाए जाते हैं। थांडाइक के सिद्धांत में संबंध पाए जाते हैं। क्या है, कैसा संबंध पाया जाता है? आज कुछ समस्या में जगह ज्यादा इसका आकार बढ़ गया है, इस वजह से काम नहीं कर रहा है, हमें लग रहा है। चलिए प्रयास करेंगे कल से इतना बड़ा इसका आकार ना रहे, लेकिन समस्यात्मक हो जाएगा नहीं थे। इसका आकार एक बार बढ़ा लेते हैं हम भी है। चलिए, यस प्रकार का अनुबंधन होता है। यस प्रकार का अनुबंधन होता है क्रियाशील अनुबंधन। प्रभाव का सिद्धांत, प्रभाव का नियम किसने दिया था? प्रभाव का नियम किसने दिया, प्रतिपादित किया था? पहला सिद्धांत इसका यही था, थांडाइक का ही। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अरे भाई, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? संबंधवाद देने वाले वही थे ना। संबंधवाद में थांडाइक का यथार्थ थ्योरी थांडाइक का ही है। संबंधवाद जो है उसी का नाम है यथार्थ थ्योरी का, संबंधवाद। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, किसने दिया है? थांडाइक ने दिया है, कोई समस्या नहीं, थांडाइक ने ही दिया है। चलिए इसको छोड़ देते हैं।
डिस्टर्बेंस ज्यादा कर रहा है। चलिए देखिए, वो तीनों चीजें नीचे दिया हुआ है। थान डाइक का अभ्यास का नियम आधारित है, सीखने की प्रक्रिया बार बार दोहराने से संबंध दृढ़ होता है। तारीख पर प्रभाव पड़ता है उद्दीपन से, सिमुलेटेड जो होते हैं उससे उसका प्रभाव पड़ता है उस पर। तारीख किसके फलस्वरूप कार्य करता है, इसका कारण है अनुक्रिया। कोई चीज देखेगा तो वह प्रतिक्रिया करेगा। प्रयास का मूलभूत सिद्धांत किसने दिया है? जवाब इसका सबको पता है, थान डाइक ने दिया। स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर पहला प्रयोग किया कब, किस पर प्रयोग पहला करता है? अधिगम सिद्धांत पहला प्रयोग किस पर करता है स्किनर? है कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर? चूहे पर। कबूतर प्रयोग करके किया था कब? कबूतर पर भी प्रयोग किया। पहला प्रयोग चूहे पर किया था इसने, दूसरा प्रयोग इसने कबूतर पर किया था स्किनर ने। स्किनर का द्वितीय सिद्धांत है, बताइए भाई इसको क्या सही करेंगे द्वितीय सिद्धांत को लेकर के? अनुक्रिया। चलिए खुलेगा ही नहीं ये, समस्या में भी आ गया है, लग रहा है काम नहीं सही कर रहा है। कबूतर पर उसका द्वितीय सिद्धांत, उसका कबूतर पर, पहला सिद्धांत चूहे पर किया था उसने। उत्तेजना का संबंध किससे है? उत्तेजना का संबंध क्रिया प्रसूत से है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था किसने? जान ही रहे, कोई समस्या नहीं है, स्किनर ने दिया था। स्किनर ने दिया था। क्रिया अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्रियात्मक अनुबंधन। स्किनर इसके हैं। पुनर्बलन का जान ही रहे हैं कौन है? बताइए भाई कौन है पुनर्बलन के? हल। हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका निमित्तवाद करके नाम है। क्रिया प्रसूत को अगर परीक्षा में दे दे निमित्तवाद के कौन है, तो भी आप जानेंगे कि आपका जो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत ही है। निमित्तवाद के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कोहलर कहाँ का निवासी था? बताइए भाई, कोहलर कहाँ का निवासी था? सबको पता होना चाहिए। कोहलर, कोफ्ता और गेस्टाल्टवादी जो भी लोग थे जर्मनी के ही निवासी थे। कोहलर ने किस जानवर का प्रयोग किया था? कुत्ते पर। कोहलर का प्रयोग बनमानुष पर, चिंपैंजी पर। कोहलर ने चिंपैंजी को कहाँ बंद किया था? तो पिंजड़े में बंद किया था। कोहलर ने बनमानुष का नाम क्या रखा था? बनमानुष का क्या नाम था? सुल्तान नाम था। सुल्तान। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, कोहलर ने ही दिया था। कोहलर का विचार आधारित था, बताइए भाई किस तरह की विचारधारा थी उसकी? गेस्टाल्टवादी जी। उसकी विचारधारा कैसी थी? गेस्टाल्टवादी विचारधारा थी उसकी। सूझ का आधार क्या था? कल्पना था। सबलीकरण का सिद्धांत था। सबलीकरण का सिद्धांत क्या? खेत में जोतने वाला हल है क्या? देखिए चिन्ह शब्द गलत लिखा है, ये चिन्ह शब्द गलत लिखा हुआ है। बताइए सही कैसे लिखेंगे इसको? हाँ में ना रहेगा, हाँ रहेगा फिर ना पूरा रहेगा। हाँ में और ना रहेगा, हाँ में हलंत रहेगा। हाँ आधा है और ना पूरा है, पहले हा रहेगा उसके बाद ना आएगा, ना रहेगा। और हा के नीचे यहाँ पर ना लगता है, यहाँ पे ना लगता है। ये नीचे वाले कंडीशन पे हा ना यहाँ पे लगता है, तो हा पहले होता ना बाद में होता है। चलिए चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका जवाब है आपका टालमैन। संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कुर्ट लेविन है। और थान डाइक के नियम पर किस वैज्ञानिकों ने अधिकतर सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो इसका जवाब आपका हल का सिद्धांत है। हल ने ही सारा इसका सब कुछ चुराया थान डाइक से, मात्र वहां पे सबलीकरण का सिद्धांत जो है, पुनर्बलन का सिद्धांत जोड़ देता है बस। अनुबंधन की क्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है?
तो भाई यस यस फॉर होता है कि सिमुलेटेड उत्तेजना, और रिस्पांस उसके बाद होता है। चलिए एक चीज और आपका ये इस तरह का, उसके बाद आपका प्रश्न उत्तर आएगा। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम किसने दिए? तो थॉर्नडाइक क्यों होना चाहिए? थॉर्नडाइक पहले खुले तब ना, तत्परता लिखा हुआ है। सीखने का प्राथमिक बात वही है, प्राथमिक नियम पे तत्परता का नियम पहला नियम था ही उनका। भाई थॉर्नडाइक का पहला नियम तत्परता ही तो था। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का आधार है चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किए हैं चिंतन कल्पना को लेकर के। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम। चलिए समानता का, वैषम्य का और समीपता का सीखने के सिद्धांत हैं क्या ये? साहचर्य का नियम है। साहचर्य का नियम है। शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का बढ़ाना चाहिए उत्साह। बिल्कुल, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका उत्साह बिल्कुल गिरा हुआ है तो आधी आप जो लड़ाई कोलते हैं तुरंत ही हार जाते हैं। अगर किसी काम प्रति आप अगर उत्साहित नहीं है तो आप अपनी लड़ाई हार चुके हैं। अगर मन आपका हार चुका है, मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो नहीं जीत पाएंगे आप। शिक्षक पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से छात्रों में अधिगम के प्रति बढ़ती है, अभिरुचि बढ़ती है, मोटिवेशन बढ़ता है। यहाँ से थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन से श्रेणी में आता है? इसका जवाब क्या आपका? व्यवहारात्मक सिद्धांत के रूप में इसी श्रेणी में आता है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता क्या कहलाती है? जो स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था उसमें तर्क करने की क्षमता क्या कहलाती है? कौन सा कारक है वो? बुद्धि। कारक कौन सा था? कौन सिद्धांत दिया था उसने? यस और जी दिया था ना, जनरल और सामान्य। यस जी। बुद्धि को दो वर्गीकरण करता है वो, तो जी कारक होगा। जी कारक है। किस व्यवहारवादी की मान्यता है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? किस व्यवहारवादी का मानना है कि भाषा भी जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? देखिए स्किनर। मतलब तो स्किनर ही होगा ये। देखिए मिटेगा नहीं, ये मुसीबत जबरदस्त है। चलिए स्किनर ही लिखा हुआ है, कुछ और नहीं है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? इसका जवाब भी आपका स्किनर ही है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए कोहलरबर्ग इसके हैं, कोहलरबर्ग हैं। कोहलरबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? किस अवस्था में नैतिकता जो है बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? किशोरा। चलिए देख लीजिए, मिट जाए तब ना, इतना बड़ा मिटेगा ही नहीं ये। चलिए पूर्व पारंपरिक अवस्था है, पूर्व पारंपरिक अवस्था है। नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा उसमें निर्धारित होती है, तो पूर्व पारंपरिक अवस्था है। कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसका जवाब आपका 3 है। पूर्व पारंपरिक स्तर, परंपरागत स्तर और उच्च रूढ़िगत स्तर। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्र सिद्धांत इनमें से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्रीय सिद्धांत जो आपका आता है, इसका जवाब है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। सामाजिक पे ज्यादा बल दिए थे उन्हें, समाज को। तो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत है।
व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है उसे कहते हैं अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है उसे कहते हैं अधिगम। तो बाकी चीजें तो नॉर्मल हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं, प्रश्नोत्तरी पर ले चलते हैं अब हम हैं। बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं किसी गतिविधि में भाग बच्चे का सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो क्या जवाब सही करेंगे आप? दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपने रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। जब बच्चा कोई काम कर रहा है उसमें किस कंडीशन में सर्वाधिक सृजनशील बालक बनेंगे? अपनी क्या जवाब रुचि रहेगा? अपनी रुचि से, सर रुचि से अपनी। बिल्कुल बिल्कुल जवाब सही आप लोगों का होना चाहिए। अब ये मिट जाएगा आराम से, क्योंकि छोटा अब है ना, ये मिटेगा आराम से। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भाई सबको पता है, बता दीजिए जवाब तुरंत। स्किनर के द्वारा। पावलोव, थांडाइक, हेलमैन और स्किनर। तो इसका जवाब आपका है क्रिया प्रसूत स्किनर का ही है। इसी को निमित्त वाद के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा थांडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? बताइए भाई, प्राथमिक नियमों में कौन शामिल नहीं है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, पहला नियम का साहचर्य साहचर्य स्थानांतरण का नियम। तीनों तो पहला वाला? अभ्यास। यस सर जी। चलिए का वाला इसी है। जेंडर, जैविक निर्धारण। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना, एक सामाजिक संरचना। अरे भाई जेंडर है ना, एक जैविक निर्धारण है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक सामाजिक संरचना है। भाई जैविक निर्धारण तो देखिए सामाजिक संरचना तो नहीं हो सकती, क्योंकि जेंडर जो है नेचुरल होता है, यहाँ पे आके चेंज नहीं होता है। लिंग और लिंग, जेंडर में लिंग होता है। तो मादा और नर और मादा जो होता है भाई, यहाँ आकर के तो हम उसको स्त्री पुरुष बनाते नहीं हैं, उसके अंदर विशेष प्रकार की जैविक निर्धारण होता है। चलिए देखिए जवाब देख लेते हैं, जवाब क्या सही है इसका। चलिए भैया आपके जवाब सही है। हम समझ रहे हैं ना, वो सर सामाजिक रूप, इसको सामाजिक दिया गया ना कि ये स्त्री है पुरुष है, इसीलिए लैंगिक भेद होता है ना। हाँ, जेंडर जो है कि एक जैविक निर्धारण है, जैविक निर्धारक है, एक सामाजिक संरचना है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक आर्थिक अवधारणा है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका सामाजिक संरचना दिया हुआ है। तो जेंडर तो बिल्कुल दुविधा नहीं भाई, जेंडर तो आपका जैविक तो है ही करे, लेकिन ये सामाजिक संरचना है, बिल्कुल सही इसको किया हुआ है, उसको पूरा काट करके वहां से। चलिए भाई अब जो दिया उसको सही मानिए, जो दिया है जेंडर। जेंडर परीक्षा में कभी अगर आता है इस तरह से आपको है जेंडर क्या है, लिंग क्या है, तो वहां पे उसको आप सामाजिक सही करेंगे, जैविक सही नहीं करेंगे, नहीं तो आप एक नंबर जो है अच्छा खासा गलत कर जाएंगे वहां से, और पूरा दिमाग हमारा जैविक पर ही रहेगा। इसलिए प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है, आएगा, मतलब इस तरह प्रश्न परीक्षा में घुमा फिरा के देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप गलती यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। चलिए अगला देख लीजिए। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया था? सबको पता होना चाहिए। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सोच का सिद्धांत या समग्र कृति का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। तो इसमें कोई है नहीं, आप कोहलर, बर्दिमर, कोप्टा कोई नहीं यहाँ पे, तो इसका आपका गेस्टाल्टवादी में है आएगा। तो इसका पहला वाला ही सही है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? स्किनर। स्किनर पियाजे का भाई, पियाजे का तो यहाँ पे है जरूर, फिलहाल पियाजे का नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं जवाब क्या सही है। स्किनर का है, स्किनर का है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन आपका स्किनर का है।
अगला है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? ये अभ्यास का नियम कौन देता है? अभ्यास का नियम चलिए, त्रुटि और सिद्धांत है ही उनका। थॉर्नडाइक की सही है, क्योंकि त्रुटि का सिद्धांत उन्हें का है, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत। तो अभ्यास करेगा तो उसकी त्रुटि कम उसकी होगी, वहां से वही चीज बता रहा है यहाँ पे। चलिए, 5 वर्ष की राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रत्ययोगूल, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से कोई नहीं। शास्त्रीय अनुबंधन। एक बार सीखा, पूरी बिजली चमकी तो उछला वो। चलिए, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने की किस प्रक्रिया का उदाहरण है? क्रिया प्रसूत तो है नहीं। क्रिया पहले होती है, उसके बाद मिलता है तो क्रिया प्रसूत नहीं है। लेकिन क्रिया प्रसूत में क्या होता है, कोई काम पहले कर लेते हैं आप और उसका पुरस्कार बाद में मिलता है आपको। ऐसे मान लीजिए कि कोई घर पे आप क्या उसका पैर छुआ आपने, तो आपको जो है कि आपको खाने को दे दे, शबाशी दे दे आपको, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। और पहले क्रिया करें आप, पहले कोई चीज सीखें, उसके बाद वो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया करें, तो आपका हो सकता है शास्त्रीय अनुबंधन। यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन यहाँ पे हो सकता है। देख लेते हैं जवाब क्या सही इसका है। चलिए, का वाला ही सही है, का वाला ही सही है। शास्त्रीय अनुबंधन हो सकता है। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है कि क्रिया के प्रसूत, क्रिया से उत्पन्न जो कुछ आप उसको दें। जैसे विद्यालय में बच्चा बढ़िया पढ़ाया, बढ़िया बोला, मैंने उसको शाबाश किया, उसको टॉफी मैंने दिया, तो एक क्रिया प्रसूत हो गया है। क्रिया के बाद अगर कोई काम, कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता है, उसके बाद उसको पुरस्कार देंगे आप, तो वो क्रिया प्रसूत हो आपका। चलिए आगे देख लीजिए, आपका यहाँ पे है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सबको पता है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। थॉर्नडाइक है, बिल्कुल जवाब सही है आपका, थॉर्नडाइक ही है ये। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, सबको पता है, स्किनर ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास है, प्रेरणा है, लक्ष्य है, वाद विवाद। भाई प्रयास त्रुटि का सिद्धांत उसका है, तो अभ्यास है, तो क्या सही किया हुआ है? लक्ष्य सही किया है। लक्ष्य ही है। जैसे बाहर जो मछली का टुकड़ा रखते हैं बिल्ली के सामने, भाई बिल्ली वहां पे उछल कूद क्यों करती है? उस लक्ष्य को पाने के लिए ही तो करती है वो। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रयास और त्रुटि में जो आपका लक्ष्य है। चलिए अगला देख लीजिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये कहां से आ गया भाई ऊपर? चलिए प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। सीखने के नियम प्रतिपादित हैं, सबको पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक नहीं दिया भैया, थॉर्नडाइक नहीं दिया। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, युक्त सभी। तो व्यवहारिक सिद्धांत सभी होगा, संबंध सभी है। व्यवहारिक सिद्धांत तीनों रहेंगे, प्रबलन, संबंध, क्रिया। चलिए सभी सही है, व्यवहारिक चलिए जवाब सही है, इसका सभी सही है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत जो है प्रबलन, संबंध, प्रतिक्रिया मतलब यथार्थ थ्योरी, क्रिया प्रसूत और प्रबलन, सब सही इसमें है। चलिए
नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की चलिए, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है या कथन है? वुडवर्थ कैसे? वुडवर्थ। अभी इसके पहले आया था वो। यस नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है या कथन है? वुडवर्थ का सही है, देख लीजिए। यस चलिए, का सही है। इससे पहले प्रश्न आया था ये। तत्परता का नियम सबको पता है, बता दीजिए भाई फटना। का है ये। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। स्किनर के अनुसार, पियाजे के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ले वाइगोत्स्की के अनुसार। चलिए देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार है सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत जो वाले ये जीन पियाजे के अनुसार है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? बता दीजिए, सबको पता होना चाहिए। क्रिया सही आपका है। गौर नियम में है। तत्परता का नियम सबको पता है, बार बार घुमा फिरा करके। थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ही है। थॉर्नडाइक में से एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से और प्रेरणा से, स्कूल या भाषा से, पुरस्कार से। स्कूल का अवस्था। चलिए, सही होना चाहिए आप लोगों को जवाब। चलिए, स्कूल बस्ते से क्या सहायता मिलेगी बच्चों को सीखने में? भाई अनुकरण करेगा, सीखेगा। शुरुआती नियम यही है कि शुरुआती सीखना जो अनुकरण से ही पूरी तरह से होता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था में बालक जो है शिशु है तो शिशु स्कूल से बच्चा कैसे सीखेगा? अनुकरण द्वारा ही सीखता है। और प्रेरणा सीखने के लिए बहुत जरूरी है। विदाउट मोटिवेशन नो नॉलेज अर्निंग। और स्कूल को बस्ता नहीं हो तभी बच्चा सीखेगा। वो नहीं, शिशु है सर, बस्ता जरूरत पड़ता है, इसलिए उसको बस्ती नहीं, स्कूल का बस्ता जो है कि हो सकता है कि स्कूल में आपसे सामान रखा उसका, वो स्कूल बस्ता ढोने की जरूरत है क्या उसको? सर ना, बस्ते लेके थोड़ी लेके बच्चे की बात कर रहा हूँ। हाँ, शिशु के बारे में बात कर रहा। बिल्कुल सही आपका जवाब। शिशु स्कूल में जाता ही नहीं है तो बस्ता ले कहाँ जाएगा वो? भाई 1 से 5 वर्ष का बालक जो होता है घर पर ही रहता है। 5 वर्ष के बाद बच्चा प्राइमरी में जाता है। 5 वर्ष के पहले आपका पूर्व प्राइमरी व्यवस्था जो आपकी आंगनबाड़ी व्यवस्था की गई है, वहां पर भी बस्ता लेकर बच्चे नहीं जाते। वहां पर घूमने टहलने के लिए, खाने पीने के लिए जाते वहां पे हैं। चलिए, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारस्परिक अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक, वातावरण, मनोदैहिक। क्या सही करेंगे? संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण और मनोदैहिक। संकेत अधिगम क्या है भाई? अंगुली हिलाकर सीख बताने वाली व्यवस्था वाली है क्या ये? संकेत अधिगम वो बधिर वाले हैं क्या? रहने का है। चलिए, जवाब देख लेते हैं क्या सही इसका है। का सही किया हुआ है पारंपरिक अनुकूलन। पारंपरिक अनुकूलन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव बताइए भाई। तनाव का नियम। तनाव का नियम। ये तनाव का नियम इसमें नहीं है। बाकी तनाव से भी सीखना होता है। टेंशन होने पर भी कोई चीज लोग सीखते हैं, लेकिन फिलहाल वो नियम में नहीं किया गया। नियम नहीं है, नियम में दिया नहीं गया। नियम में आपके तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम, लेकिन आपके तनाव का नियम नहीं है। टेंशन बहुत जरूरी है सीखने के लिए। अभी आपके दिमाग में अगर आपको पैसा रुपए खूब मिले तो आपको नौकरी करने की क्या जरूरत आपको है? अगर आपके पास 10-20 लाख रुपया, आपके पास 1 लाख रुपया हर महीना मिलता रहे आपको, तो आप पढ़ेंगे इस चीज को? भाई 50,000 तो मिलेगा यहाँ पे।
1,00,000 पा रहे हैं, 50,000 के लिए काहे पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ेंगे। तनाव तो दिमाग में है, आपके टेंशन है दिमाग में पढ़ने के लिए, तभी पढ़ाई हो रही है। नहीं सीखना यहाँ पे होता नहीं। लेकिन फिलहाल ये नियम में शामिल नहीं किया गया, इसलिए नियम में नहीं है। चलिए, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, वंशानुक्रम तत्व। क्या सही करेंगे? सामाजिक परिवेश जनता खबर। देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे सामाजिक विकास की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही विशेष रूप से जिम्मेदार होंगे इसमें। देख लेता हूँ सही क्या किया हुआ है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका है। और बाकी चीजों को लेकर इसे सामाजिक परिवेश की बात है, तो वहां पे सामाजिक वाली बात महत्वपूर्ण आती है। पहला देख लीजिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, अधिगम कहते हैं। बताइए भाई। अभिवृद्धि, अभिप्रेरणा, अधिक्षमता और क्या? चलिए देख लेते हैं। अधिगम कहते हैं, देखिए व्यवहारिक क्षमताओं में सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन, तो आपका सीखना ही होगा वो। देख लेते हैं, सीखना ही है। चलिए अभिप्रेरणा होगा था। अधिगम किया हुआ है। व्यवहारिक सीखना ही। व्यवहारिक परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन आपके अंदर है। व्यवहारिक क्षमताओं में अस्थायी परिवर्तन, कोई चीज सीख रहे हैं आप तो अधिगम तो होगा। देखिए अधिगम सही किया हुआ है इसमें, का वाला सही, अधिगम सही किया है। अगला देख लीजिए आप, अल्बर्ट बंडूरा ने किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए देख लीजिए जवाब इसका। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। सही भाई, क्या सही करेंगे? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों के सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। समानता सिद्धांत दिए हैं, कौन सही करेंगे इसमें? आप क्या सही करेंगे? बोलिए भाई, क्या सही करेंगे आप लोग इसमें से? अनके सिद्धांत खा वाला है, अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को। समानता सिद्धांत किसने दिया है? समानता सिद्धांत किसका है? पहले देख लीजिए जवाब देख लीजिए। खा वाला, चलिए खा वाला ही सही है। अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। चलिए अनुरूप तत्वों के सिद्धांत, चलिए ठीक, उसमें 5 गौण नियमों में है शायद। चलिए ठीक है, तब तो बढ़िया है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए। किलपैट्रिक नहीं है, अवस्था के बारे में बात कर। किलपैट्रिक तो दिया है, बिल्कुल सही, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है। किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, सभी के लिए। सभी के लिए। हमको लग रहा है प्रोजेक्ट विधि किशोरावस्था के लिए है। फिलहाल जवाब देख लीजिए। प्रोजेक्ट विधि जो होती है, देखते हैं जवाब क्या सही इसका है। चलिए सबके लिए है, बाल्यावस्था के लिए भी है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी है, और किशोरावस्था के लिए, सबके लिए है ये। चलिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, पार्श्विक अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। देखिए पहले साइकिल से ऊपर जा रहा है, साइकिल से ऊपर जा रहा है, तो क्षैतिज। देखिए क्षैतिज का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधी रेखा में, इस तरह से। देखिए क्षैतिज का मतलब होता है कि इस तरह से चल रही जो रेखा, मिटा नहीं, आया नहीं ये। चलिए, क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह की रेखा जो सीधी रहती है, और
ऊर्ध्वाधिगम का मतलब होता है सीधे सीधे यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जाए, जो इसको ऊर्ध्वाधिगम कहते हैं। तो बताइए क्या सही करेंगे भाई? साइकिल नीचे थी पहले, साइकिल से ऊपर तरफ जा रहा है ना, तो क्या सही करेंगे? द्विपार्श्विक अधिगम यहाँ पे है, द्विपार्श्विक अधिगम है, कोई भी अधिगम नहीं, क्या सही करेंगे आप? ये द्विपार्श्विक अधिगम है। द्विपार्श्विक माने मतलब मेरे समझ नहीं आया क्या मतलब इसका है, बताइए भाई आप लोग क्या सही करेंगे इसमें? द्विपार्श्विक सही करेंगे कि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधिगम सही करेंगे? चलिए पता फिलहाल हमको नहीं, द्विपार्श्विक पता हमको भी नहीं है क्या सही करेंगे। क वाला होगा, ख वाला सही किया हुआ, चलिए हमारा सही हो गया सही हमारा हो गया इसमें। देखिए ऊर्ध्वाधिगम यहाँ लिखा, मतलब क्या है, पहले साइकिल थी छोटी और उससे ऊपर तरफ जा रहा है वो, तो ऊर्ध्वाधिगम में आएगा ये। ऊर्ध्वाधिगम मतलब ऊपर तरफ बढ़ रहा है, अधिगम उसका ऊपर तरफ जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चला रहा हो, साइकिल चलाना सीखेगा तो क्या हो जाएगा वो? तब वो क्षैतिज वाले में आ जाएगा। मोटरसाइकिल साइकिल पे आएगा, क्षैतिज वाले दोनों में चलाना आएगा। जानता है तो इसमें द्विपार्श्विक होगा, दोनों चलाना जानता है, जैसे साइकिल भी और बाइक भी चलाना चलाना जान जानता है। कहाँ रहा है? दोनों चलाना जान कहाँ रहा? देखिए बढ़िया ध्यान से प्रश्न पढ़िए। एक बार जो साइकिल चलाना साइकिल जान, चलाना मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। हाँ सही है। चलिए आगे देखिए, सीखने के नियम दिए हैं, सबको पता होना चाहिए। बार बार प्रश्न घुमा फिरा के दे रहा है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। नहीं, थांडाई क्या नहीं दिया हुआ है। अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है? अभ्यास का। तत्परता भी तो है उसमें, पहले प्राथमिक नियम में। 3 नियम में तत्परता नहीं उसमें है क्या? अभ्यास का नियम भी उसमें है। हाँ। उसे अभ्यास, त्रुटि और अभ्यास का नियम इसका है मुख्य रूप से। मैं देखता हूं जवाब क्या सही करता है। घा सही किया हुआ है, तत्परता। तो प्रथम नियम तत्परता वाला ही होगा, दूसरा नियम अभ्यास का नियम होगा। उसमें क्रम देखिएगा, उसमें 3 नियम, तीन जो मूल नियम है उसके, प्रथम तत्परता का ही नियम होगा उसमें। चलिए अगला देखिए, संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है। ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, सबसे कम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। मुझे लग रहा है कि पहला वाला होगा, पहला वाला होना चाहिए। कम। बोध का मतलब होता है समझ लिया पूरी तरह से। बोध का मतलब क्या हो? समझ लिया हो। अनुप्रयोग का मतलब होता है प्रयोग कर लिया हो। इसका मतलब क्या हो गया? विश्लेषण कर लेता हो। तो सबसे कम ज्ञान वाला में लग रहा है पहले वाला ही है, ज्ञान है उसको, मतलब इसे किया आम ये है, जान गया आम है। आम के बारे में क्या चीज उसको पता नहीं उसको भी तक है। चलिए देख लेते हैं सही क्या कर रहा है। देखिए सही कर दिया ज्ञान। ये बात स्पष्ट कैसे हुई? इसे क्या ज्ञान का मतलब यह होता है, इसे मान लीजिए मैंने आपको लाके सेब दे दिया, तो मैंने बता दिया कि सेब है, आपने उसको कर लिया कि सेब है, इतना पता आपको केवल उसके बारे में है। मतलब ये सेब मैंने दिया आपको, आपने लिया उसको, मैंने कहा सेब है तो आपने कहा सेब है, याद कर लिया आपने उसको। बच्चे को मैंने चित्र दिखा दिया कि देखो बेटा ये क्या है, ये आम है। ये बच्चा ने आम देखा, उसको आम याद हो गया उसको, तो इसको ज्ञान कहते हैं। और बोध का मतलब क्या होता है? आम को खाया उसने, आम खा के उसको खट्टा मीठा तीखा लगा, उसको समझा उसको उसने, मतलब बोध उसको हो गया कि आम कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, या किस तरह का स्वाद आता है, टेढ़ा सीधा क्या है। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि आपने 2 गुणे 2 सिखाया, उसको 4 होता है। और विशेष परिस्थिति तो क्या कर जाए उसका वो प्रयोग कर ले, तो उसको अनुप्रयोग बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने बता दिया कि ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, बच्चा उसको डाल टहनी अलग अलग करके बता देगा, हाँ ये डाल है, ये टहनी है, पत्ती है, पुष्प है, उसको विश्लेषण कहते हैं, एनालिसिस। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे कमजोर पक्ष कौन इसमें है? सबसे कमजोर पक्ष का ज्ञान इसमें है, बोध नहीं। बोध मतलब प्रयोग, मतलब प्रयोग कर लेना। तो इसका मतलब एक था, यही सही था। चलिए आगे देखिए इसमें,
कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है? और पेड़ा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के विकास से? क्या सही करेंगे आप? अधिगम का सिद्धांत सर, अभी प्रेरणा के सिद्धांत से। अरे भाई ये बताइए, सिद्धांत अधिगम सिद्धांत नहीं दिया इसने, है कॉलर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? दिया है सर, दिया। और पेड़ा का सिद्धांत कहाँ दिया है? विकास का सिद्धांत कहाँ दिया है? व्यक्तित्व का सिद्धांत कहाँ दिया है कॉलर ने? अधिगम का ही सिद्धांत दिया। देख लेते हैं जवाब क्या सही इसका। अधिगम का देखिए, सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत दिया इसने। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आपको पता है? कॉलर है। चलिए आगे आ जाइए। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव के सही अर्थ निकालने से के व्यवस्थित तरीकों को कहा जाता है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? चलिए भाई, स्कीमा, मानसिक मैप, प्रतिमान, मानसिक उपकरण, क्या आप सही करेंगे? स्कीमा। स्कीमा इसने कहा था पियाजे ने। यस स्कीमा सर। शब्द किसका दिया हुआ है? स्कीमा पियाजे शब्द पियाजे का दिया हुआ है। पियाजे का तब सही होगा। चलिए पियाजे का होगा, सही होगा। चलिए, ये मेरे दिमाग में नहीं था, स्कीमा शब्द पियाजे का है। पियाजे का है तो पियाजे सही। चिंपैंजी सुल्तान पर प्रयोग किया था, सबको पता है, बता दीजिए फर्दना। कॉलर है। कोहलर। चलिए, आर्यम गैने के अधिगम सोपानकी में मुख्य विशेषता क्या है? आर्यम गौने गौने, भाई गेने था, एक गौने लिख दिया है। गहने। गेने का सिद्धांत है। आर्यम गेने के अधिगम सोपानकी की मुख्य विशेषता क्या है? जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, और विश्लेषण की ओर। क्या सही करेंगे? विश्लेषण की ओर। चलिए देख ही लीजिए, सरल से जटिल की ओर है। क्या सही? गेने का सिद्धांत, अधिगम सोपानकी का सिद्धांत जो है सरल से कठिन की ओर है, जटिल की ओर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक आना चाहिए सभी लोगों को, ये सभी लोगों को इसका जवाब आना चाहिए। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 साल, 4 से 8 वर्ष, नहीं 4 से 8 वर्ष, हाँ 2 से 7। 2 से 7 वर्ष तक है। चलिए देख ही लीजिए, तो आना चाहिए सब लोगों के लिए, सभी दुविधा में। 2 से 7 वर्ष तक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी को पूर्व का मतलब होता है प्राक, प्राक का मतलब होता है पहले। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पहले, पुनः पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी है? नहीं, पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामा। गामक अवस्था। गामक, इंद्रिय जनित गामक अवस्था दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद संक्रियात्मक अवस्था उसके बाद आती है। यस सर। अंतिम है आपका आवेश। ये बताइए, इस तरह का तरीका कैसा लगा आप लोगों को? अगर मान लीजिए इस तरह से पढ़ाया जाए आप लोगों को, कुछ चीजें हमने, ये तरीका तो थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर डाल रहा है आप लोगों के, तो तैयार भी होगा और तो थोड़ा सा दिमाग में आपके जोर पड़ेगा तो आप इसको समझेंगे और याद भी करेंगे इसको। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में कौन सी है? तृतीय अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक सर्गा, मूर्त संक्रियात्मक। भाई 4 अवस्था तो उसकी है। 4 ही अवस्था, तो जिन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, एक आपका गामक हो गया, एक पूर्व प्राक संक्रियात्मक हो गया, एक संक्रियात्मक होगा, और अंतिम वाला मूर्त अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अंतिम वाली है। नहीं सर, तीसरी औपचारिक अंतिम है।
चलिए देख लेते हैं भैया, हमको भी पता नहीं है, आप लोग इसको मूर्त ध्यान से देख लीजिए। संक्रियात्मक अवस्था गा होगा सही सर। है। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसका अंतिम अवस्था कौन सी है? औपचारिक। औपचारिक बात है। अच्छा सही है, हाँ आप सही हुआ, औपचारिक अवस्था अंतिम अवस्था है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था उसकी है। चलिए, कॉलर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? सबको पता होना चाहिए। जर्मन जर्मनी। जर्मनी के थे, बिल्कुल सही है। ये हाँ रूस के रूस। क्या? कलर कोफ्ता पर ये सब थे, ये रूस के हैं। ये रूस कहाँ से, रूस कैसे दे दिया है? गलत दिया हुआ है फिर इसके पहले तो आप बता थे जर्मनी, दूसरी जर्मनी ही हुआ। भाई। जर्मनी, कॉलर कोफ्ता नहीं। वर्दीमर जर्मनी के, गेस्टाल्टवादी जर्मनी के ही है। ये गलत यहाँ गलत दिया हुआ है, जवाब गलत प्रिंट कर दिया यहाँ पे है। कभी कभी गलती भी कर देता है भाई, सभी लोग लिखने में गलती होती है ना। इन कॉलर कोफ्ता वर्दीमर और गेस्टाल्टवादी जो आपके थे जर्मनी के ही है। तो रूस के नहीं, रूस के आपके पावलोव थे, कुत्ते पे प्रयोग जो किए थे, डॉक्टर सर्जन जो थे पावलोव, वो उसके वो थे। अमेरिका के आपके थांडाइक थे। स्किनर भी आपके अमेरिका के हैं, स्किनर, उनका भी जन्म अमेरिका में ही है। चलिए, टाई बांधना थांडाइक के किस सिद्धांत से प्रभावित है? तत्परता के नियम से, अभ्यास के नियम से, प्रयास के नियम से, त्रुटि और प्रभाव के नियम से? क्या सही करेंगे? टाई बांधना वास्तव में बहुत कठिन काम है, अभ्यास से ही टाई बांधने आपको आता है। अभ्यास है। बताइए, इसका नियम लग रहा है अभ्यास का नियम है ये। देखते हैं सही क्या कर रहा है ये। चलिए, अभ्यास का नियम है ये। कॉलर ये सिद्ध करना चाहता है कि सीखना ये क्वेश्चन तो एक आया ऐसी है। स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञात्मक संकाय है, परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का प्रदर्शीकरण। क्या सही करेंगे? संज्ञानात्मक संकार है। हमको लग रहा है घा वाला सही है भाई। कॉलर ने, कॉलर का है ना, जो चिंपैंजी होता है वो घर में पिंजरे में बंद था और वहां पे पहले खूब उछल कूद करता है छूने के लिए, उसको तोड़ने के लिए केले को, लेकिन पाता नहीं, अंत में करता का बैठ जाता है, बैठकर सोचता है और परिस्थितियों का आकलन करता है कि यहाँ पे क्या चीजें हैं जिससे हम उसको पा सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। हमें लग रहा है कि यही सही है। अब बताइए, आप बताइए अब क्या सही करेंगे इसको। देखिए का वाला, देखिए का वाला सही होगा। चलिए, हमारा ही गलत हो गया यहाँ पे कॉलर का। कॉलर ये सिद्ध करना चाहता है कि सीखना, लेकिन भाई उसको देखने के बाद समझ हमारे यही आ रहा है, घा वाला ही सही है लेकिन घा वाला सही किया यहाँ पे है। अच्छा बताइए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताइए इसका, समझाइए। संज्ञानात्मक वही संज्ञान में लेकर किया जाने वाला कार्य किया जाएगा। लेकिन समझने के बाद समझ में आ रहा है कि ये सही होना चाहिए। जो उसकी परिस्थिति, उसकी जो थी परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण, ये समझ में आ रहा है कि ये सही हुआ। कंडीशन देखकर समझ में यही आ रहा है, लेकिन भाई इसका थोड़ा शब्द हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है इसका। चलिए ठीक है, फिलहाल गा वाला सही करिए। कॉलर का ये सिद्ध करना चाहता है कि सीखना जो है क्या है, संज्ञानात्मक संकाय है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या सही इसमें नहीं करेंगे आप? सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थांडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल पावलोव, और सीखने का समग्र सिद्धांत हल नहीं। क्रिया प्रसूत स्किनर है, सीखने का क्लासिकल पावलोव है। बताइए कौन सही करेंगे आप भाई? हाल तो है नहीं, हाल कोई तो हुआ ही नहीं। देखिए पहला वाला सही है, उद्दीपन क्रिया थांडाइक का है, क्रिया प्रसूत आपका स्किनर का है, सीखने का क्लासिकल अनुबंधन आपका पावलोव का है, कुत्ते प्रयोग जो उसने किया था। आई घा वाला है, थोड़ा दुर्गम घा वाला डाल रहा है। ऐसे कॉलर तीनों लोग थे, हाल कहाँ से बीच में आ गया है? समग्रकृति सिद्धांत जो है हाल का नहीं है, एक कोहलर का है, वर्दीमर कोफ्ता कोहलर का गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। तो इसमें हाल वाला गलत है। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सबको पता है।
बताइए भाई, स्किनर। गाँव वाला सही है ना? चलिए आगे आ जी जाइए। सर। मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया, ये भी सबको आना चाहिए। स्किनर ने स्किनर। प्राकृतिक, चलिए अप्राकृतिक उद्दीपन है, अप्राकृतिक उद्दीपन है, बताइए भाई, सबको आना चाहिए ये भी। भूख, भोजन, पुनर्बलन, घंटे की आवाज। क्या सही करेंगे? घंटों की आवाज। तो क्या चलिए बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि कुत्ते पर जो प्रयोग था भाई, प्राकृतिक तो उसका भोजन था, उसके मुंह में लार उसके आई हो, लेकिन घंटे की आवाज पर लार बनी वहां पे, तो ये अप्राकृतिक था। घंटे की आवाज से लार का कोई संबंध नहीं है, तो खाना नहीं मिलने वाला उसे, खाने की सामग्री नहीं घंटा है, लेकिन खाना मिलता था इसलिए उसका आवाज जुड़ गया। तो चलिए देखते हैं, जवाब सही आपका होना चाहिए, घा वाला ही सही है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। कि चारों दे दिया है, बता दीजिए। हिलगार्ड, स्टार्ट, हरलाक, पियाजे, क्या सही करेंगे? ये नहीं आप लोगों को आ रहा है भाई, ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए सर गेस्ट प्याजे हैं इसके। देखिए पहली अवस्था, देखिए स्पष्ट, देखिए पहली अवस्था क्या दिया, संवेदी पेशी अवस्था, प्याजे हैं। दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है, और औपचारिक संक्रियात्मक, चारों अवस्थाएं यहाँ पे दिया हुआ है। प्याजे का है ये। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत बिल्कुल सही, सभी लोगों को आना चाहिए, बता दीजिए फर्दना। गेस्टाल्टवादी है क्या? गेस्टाल्टवादी है, जी सर, सही है। गेस्टाल्ट वाले। सीखने में गेस्टाल्टवादी क्या भूल को सबको आना चाहिए। थांडाई का है। और थांडाई का। बुद्धि बुद्धि के दुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो दुकारक सिद्धांत वाले कौन है? स्पीयरमैन। जी और यस, स्पीयरमैन ही थे। द्विकारक भी दिए थे क्या? द्विकारक सिद्धांत भी यही दिए थे, स्पीयरमैन ही। जी सर। चलिए, थांडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य करता है। 9 बजे से तैयार हुई। थांडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य करता है। बिल्ली, अनुक्रिया, उद्दीपक, का और खा दोनों। सही भाई। पुनर्बलन कार्य कौन किया यहाँ पे? क्रिया, अनुक्रिया, पुनर्बलन। उद्दीपक। फोटो कॉपी दे दियो ना। चलिए इसका देख लेते हैं भाई, उद्दीपक तो नहीं सही इसका है, उद्दीपक होना चाहिए, देखते हैं क्या है। इसका उद्दीपक ही सही है। चलिए उद्दीपक सही इसका है। आपका पूरा हो गया ये 51 प्रश्न आपके पूरे हुए। पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ये सबको आ रहा है, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया है। इसका जवाब सही आपका क्या है? संज्ञानात्मक विकास। चलिए आप लोगों की कक्षा यही समाप्त होती है। बहुत जल्दी समाप्त हो गई। कितने बजे चल रही थी? अरे भाई बहुत जल्दी समाप्त हो गई है।